Hello students, a very good morning once again. So dear students, as you know that we are continuing our chapter 19. So today we will discuss about the topic that is function of the tubules. You know that the tubules are the part of nephron. Clear? So what is the important functions of these tubules? And what are the different type of tubules that are present in the nephron? So these tubules are of different types like PCT, proximal convoluted tubule, Henle's loop, DCT means distal convoluted tubule, collecting duct, vasa recta, etc. etc. So let's start discussion of different type of tubules and their functions. So first we will discuss about the PCT. अभी हम PCT के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसका क्या फंक्शन है और ये कैसे हेल्प करता है, जो यूरिन फॉर्मेशन होता है और जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है किडनी में, ये कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. सो PCT आप पहले समझ जाइए हिंदी में. ये जो PCT है ये इसको लाइन करके रखता है जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल है. मैंने आपको बताया हुआ है पहले से, जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल है, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल, इसको कवर करके रखता है. ठीक है, किसको? PCT को. इट मीन्स PCT के ऊपर ये लाइंड है और इसका मेन काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है. क्यों? स्टार्टिंग में भी मैंने बोला है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, मोर इज द सरफेस एरिया कम है तो ऑब्जर्प्शन कम होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ऑब्जर्प्शन ज़्यादा होगा. सो ये जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल, इसका मेन काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो सके. ठीक है, तो इसमें मतलब PCT के अंदर नियरली एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन, इन सबको इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है, जिसको हम आयन्स बोलते हैं. जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो ORS वगैरह आप लोग पीते हो, उसमें होता क्या है, यही सॉल्ट्स ही होते हैं अलग अलग. तो हमारी ब्लड में से जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका ऑब्जर्प्शन कौन करता है? PCT. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है. 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन होता है PCT में एंड वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि बिना वाटर के सॉल्ट का ऑब्जर्प्शन डायरेक्टली तो हो नहीं सकता. तो वाटर के साथ साथ PCT के थ्रू 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है. ठीक है, साथ में इसका और एक मेजर फंक्शन है, ये pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करता है. कैसे? बाय सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. ठीक है, जब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा था हमने, ये देखा था कि ट्यूबुल सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन नहीं करते, ये सिक्रेशन भी करते हैं. ठीक, तो जब ये सिक्रेशन करते हैं, सिक्रेशन के दौरान ये हाइड्रोजन आयन को सिक्रेशन करते हैं और हाइड्रोजन आयन और उधर से बॉडी बैलेंस, जो अलग अलग फ्लूइड्स का जो बैलेंस है, वो दोनों मिल जाते हैं. अमोनिया भी सिक्रेशन होता है, पोटासियम भी सिक्रेशन होता है और ये सारे सिक्रेशन होने के बाद HCO3 फॉर्म के HCO3 माइनस फॉर्म में ऑब्जर्व करता है ये ट्यूबुल. समझ में आया? तो इसमें क्या बोल रहा है, PCT इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम which increases the surface area for reabsorption nearly all of the essential nutrients, and 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by this segment, जो कि डिस्कशन हम कर चुके हैं. PCT also helps in maintaining the pH and ionic balance of the body fluids by selective secretion of, मतलब हर चीज़ का सिक्रेशन नहीं करता है, सिलेक्टिव सिक्रेशन करता है. किसका? हाइड्रोजन आयन का, अमोनिया का, पोटासियम का इनटू द फिल्ट्रेट एंड बाय ऑब्जर्प्शन ऑफ HCO3 माइनस फ्रॉम इट.
ठीक है, HCO3 माइनस के फॉर्म में उसको ऑब्जर्व कर लेता है, फिल्ट्रेट को सिक्रेशन करता है अमोनिया, हाइड्रोजन, पोटेशियम, और ऑब्जर्व कर लेता है HCO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऑब्जर्व कर लेता है और सिक्रेट करता है किसको, हाइड्रोजन को, अमोनिया को और पोटेशियम को। सो सिंपल। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, पीसीटी के सपोज क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट 3 फंक्शंस ऑफ पीसीटी। पहला फंक्शन है ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट के साथ 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट को ऑब्जर्व करता है। दूसरा फंक्शन आयनिक बैलेंस और बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करता है, पीएच को मेंटेन करता है। थर्ड फंक्शन सिलेक्टिव सिक्रेशन करता है हाइड्रोजन आयन, अमोनिया और पोटेशियम का। क्लियर है। दूसरा जो ट्यूबुल है वो है हेनलीज लूप। हेनलीज लूप आपने देखा होगा, हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर है, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया पीसीटी, ये पीसीटी है जो कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है। ये डीसीटी है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है। उसके बाद यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, ये जो हेनलीज लूप है, ये हेयर पिन देखा होगा आपने, ऐसे बालों में लगाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर वैसा है। ये जो हेनलीज लूप है ना, ये डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप को लेके बना है, इसलिए डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली लिखा हुआ है, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली, और ये असेंडिंग लिम्फ और असेंडिंग लूप ऑफ लिम्फ हेनली। ठीक है, तो ये डायग्राम आपने देख लिया। अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे, इसका फंक्शन देख लेते हैं पहले क्या है। सो हेनलीज लूप रीअब्जॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज मिनिमम, ठीक है, पर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कहाँ हुआ था, पीसीटी में। हेनलीज लूप में रीअब्जॉर्प्शन कम है। अगर डिफरेंस आएगा तो पहला डिफरेंस आपको मिल ही गया, क्या, हेनलीज लूप में रीअब्जॉर्प्शन कम होता है, बट फिर भी इसका एक सिग्निफिकेंट रोल है, एक इम्पोर्टेंट रोल है मेंटेन करने में हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है बता देती हूँ मैं आपको। जैसे कि आप जानते हो जो किडनी है, इसका दो इनर लाइनिंग ऑफ किडनी होती है, उसके दो पार्ट हैं, एक है इनर मेडुला, एक होता है आउटर कोर्टेक्स। तो इनर मेडुलरी रीजन में जो स्पेस है, उस स्पेस में जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड का जो ऑस्मोलैरिटी मीन्स ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन मीन्स जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन है, उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कितने अमाउंट में सॉल्ट का, इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंट होना चाहिए, वो कंट्रोल करने का काम है हेनलीज लूप का। समझ में आया। इसमें रीअब्जॉर्प्शन कम होता है, बट ये हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। ठीक, अब हेनलीज लूप के दो पार्ट है, एक तो डिसेंडिंग मीन्स जो नीचे आ रहा है, जो अभी अभी हमने देखा था, एक डिसेंडिंग, ये आरो देख सकते हैं आप, ये हो गया डिसेंडिंग जो नीचे की तरफ जा रहा है, और ये हो गया असेंडिंग। तो ये डिसेंडिंग का काम क्या होता है, ये ऑब्जर्व करता है वाटर को। डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली ऑब्जर्व्स वाटर, और वी कैन से परमिएबल टू वाटर। तो अभी आप देख सकते हो बुक। So the descending loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolytes. तो जब ब्लड फिल्टर होने के बाद जो फर्स्ट इनिशियल यूरिन आता है, उसमें सॉल्ट भी होता है, वाटर भी होता है। तो जब ये डिसेंडिंग लूप के थ्रू ऐसे डाउनवर्ड में आता है, उसमें से सारी चीज़ का ऑब्जर्प्शन वो नहीं करता है। पहले ही बता दिया था कि इसमें रीअब्जॉर्प्शन कम है। तो जो यूरिन आता है फिल्ट्रेशन के बाद ऑब्जर्व होते होते, उसमें से जो डिसेंडिंग लूप है उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर का ऑब्जर्प्शन हो जाता है, जबकि ये स्ट्रिक्टली इम्परमिएबल है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को ये रीअब्जर्व नहीं करता। इसको आपको याद रखना है। डिसेंडिंग लीफ ऑफ लूप ऑफ हेनली
not absorb or it is strictly impermeable to the electrolytes. This concentrate the filtrate as it moves down. जैसे जैसे ये नीचे आएगा यूरिन को कंसेंट्रेट करेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। द असेंडिंग लिम्फ इज इम्परमेबल, बट जब ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, नीचे जब आएगा पानी को ऑब्जर्व करेगा, सॉल्ट को नहीं। ऊपर जब जाएगा जो असेंडिंग लिम्फ है, जब वो ऊपर जाएगा वो सिर्फ सॉल्ट को ऑब्जर्व करेगा, पानी को नहीं। डिसेंडिंग परमेबल टू वाटर, असेंडिंग इम्परमेबल टू वाटर, ठीक है। डिसेंडिंग इम्परमेबल टू सॉल्ट, असेंडिंग परमेबल टू सॉल्ट। क्लियर? तो ये है मेन काम जो हेनलीस लूप का, डिसेंडिंग लूप और असेंडिंग लूप था। समझ में आ गया होगा। बट जैसे कि बताया अलाउ करता है, therefore as the concentrated filtrate pass upward it gets diluted due to passage of electrolytes to the medullary fluid। कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट के बीच में क्या डिफरेंस है? कॉन्सेंट्रेट में जब वो ज़्यादा उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट्स हो, जैसे कि बहुत सारा सॉल्ट मिक्स होने के बाद कॉन्सेंट्रेट हो गया, जैसे 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 यूरिन फॉर्मेशन होता जाएगा वाटर सॉल्ट मिल के क्या करेंगे, उसको डाइल्यूट कर देंगे। तो याद रखना कि रीअब्जॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज मिनिमम, हाउएवर this region plays a significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid. The descending loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolytes. This concentrates the filtrate as it moves down. The ascending lymph is impermeable to water but allows transport of electrolytes actively or passively. यहाँ पे एक्टिवली जब एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा, पैसिवली विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनी एनर्जी। सो देयरफॉर आज द कंसेंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, जैसे ही कंसेंट्रेटेड फिल्ट्रेट अपवर्ड में जाएगा, अपर डायरेक्शन में जाएगा, इट गेट डाइल्यूटेड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मेडुलरी फ्लूइड। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट ऑब्जर्व हो रहा था वो मेडुलरी फ्लूइड में भी जाएगा और मेडुलरी फ्लूइड से भी आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो ट्यूबुल है वो है डीसीटी, और जिसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स बोलते हैं। तो ये जो डीसीटी है, पीसीटी पढ़ लिया, अब डीसीटी क्या देखते हैं, क्या फंक्शन है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस। पहले में बहुत ज़्यादा हो गया रीअब्जॉर्प्शन, दूसरे में कम हुआ, तीसरे में कंडीशनल मीन्स अगर इतना 5 ml सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हुआ तो 5 ml पोटासियम का होगा। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। क्लियर है? जो मैंने बोला, सॉल्ट अगर 5 ml ऑब्जर्व हुआ तो वाटर 5 ml, सॉल्ट अगर रिलीज कर दिया 5 ml तो 5 ml वाटर। सो यहाँ पे कंडीशनल कंडीशन के साथ होता है, अंदर से कितना आना है और अंदर से बाहर कितना जाना है, दैट इज कॉल्ड एज कंडीशनल। कंडीशंस रखते हो ना आप लोग, अगर मुझे 10 रुपया 20 रुपया दोगे तो मैं ये काम कर दूंगी। सो दिस इज कंडीशन। यहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में जो ऑब्जर्प्शन होता है वो भी कंडीशनल ही होता है, ठीक है। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन किसका हो गया, सोडियम एंड वाटर का। सो डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट को ये रीअब्जॉर्ब कर सकता है, और साथ में हाइड्रोजन और पोटासियम को सिक्रेट करता है, साथ में अमोनिया मेंटेन करता है पीएच एंड सोडियम पोटासियम बैलेंस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में सोडियम पोटासियम बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो क्या होता है, जब हमें लूज मोशन होती है या कंटिन्यूसली वोमिटिंग हम करते हैं तो हमारी बॉडी से जो सॉल्ट है वो बाहर चला जाता है। तो उस केस में डॉक्टर हमें या तो ग्लूकोज चढ़ाता है, ग्लूकोज चढ़ाने का मतलब क्या, उसमें सॉल्ट ही होता है, या फिर हमें ORS का पानी दिया जाता है, या फिर नमक चीनी का पानी दिया जाता है। नमक चीनी पानी देने का मतलब ये है उसके थ्रू हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी के अंदर लिया, और जैसे ही बॉडी के अंदर लेंगे तो सॉल्ट का
कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है ये मेंटेन करता है पीएच को लाइक पीसीटी, और साथ में सोडियम पोटेशियम बैलेंस भी करता है किसमें, ब्लड में। क्लियर है। सो ब्लड में सोडियम पोटेशियम का बैलेंस कौन करता है, डीसीटी। ये एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पीसीटी, इट हेल्प्स इन द बैलेंसिंग ऑफ सोडियम पोटेशियम इन ब्लड। क्लियर है। तो यहाँ पे आप ये डायग्राम आप देखोगे तो मैं आपको समझाती हूँ। ये डायग्राम अभी ये हो गया जो आप देख रहे हो, ये जो है ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस। ठीक है। अब ये साइड में जो है ये वाला जो देख रहे हो ये हो गया बोमैन्स कैप्सूल। अब यहाँ से ये डक्ट्स जा रहे हैं। जब डक्ट्स जा रहे हैं ये हो गया कोर्टेक्स, यहाँ पे लिखा है कोर्टेक्स। आउटसाइड को जो होता है वो होता है कोर्टेक्स। ठीक है। और जो अंदर की तरफ है अभी इसके ऊपर अब हम देखेंगे, ये देखिए ये हो गया कोर्टेक्स, मतलब ये आउटसाइड है, ये आउटर कोर्टेक्स हो गया। ठीक है। और ये मेडुला का दो पार्ट कर दिया, एक आउटर मेडुला हो गया और ये इनर मेडुला हो गया। तो जैसे ही ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, जो इनिशियल फिल्ट्रेट बना, अब ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे आएगा। ठीक है। तो जब ये आता है पीसीटी के थ्रू आया। पीसीटी में हमने क्या क्या पढ़ा था, किस किस चीज़ का, तो देखो आप ये आउटसाइड को जा रहा है, मतलब मेडुलरी रीजन से ऑब्जर्प्शन हो रहा है हाइड्रोजन को। ये आरो मार्क आप देख सकते हो, मेडुलरी रीजन से हाइड्रोजन और अमोनिया का ऑब्जर्प्शन हो रहा है। और बाहर की तरफ क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, न्यूट्रिएंट्स निकल रहा है बाहर की तरफ, मतलब ऑब्जर्व होने के लिए। फिर ये डिसेंडिंग लूप आ गया। यहाँ पे आप वाटर को देख सकते हो, आउटर मेडुलरी रीजन से वाटर का ऑब्जर्प्शन हो रहा है। फिर जैसे 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 ये इनर मेडुला की तरफ आएगा, फिर ये ऊपर जब जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड जो है इसका ऑब्जर्व हो रहा है। धीरे 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 सोडियम क्लोराइड का ऑब्जर्व हो रहा है। ऑब्जर्व कौन कर रहा है, इनर मेडुला रीजन से हो रहा है। फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये सेगमेंट जो थिक हो जाएगा, जो डॉक से ये थिक हो जाएगा। थिक होने के बाद क्या होगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में मैंने क्या बोला था, सिक्रेशन होगा किसका, पोटासियम का। ठीक है। और ये क्या करता है, पीएच और आयनिक बैलेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोटासियम, हाइड्रोजन, और ऑब्जर्व किसका हो रहा है, सोडियम क्लोराइड का, वाटर का, सोडियम क्लोराइड, वाटर और हाइड्रोजन कार्बोनेट का ऑब्जर्प्शन। ये जो आरो मार्क ऊपर की तरफ दे रखा है उनका ऑब्जर्प्शन हो रहा है, और ये जो नीचे की तरफ है इनका सिक्रेशन भी हो रहा है, और ये हेल्प कर रहे हैं मेंटेन करने में ऑस्मोटिक बैलेंस। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये कलेक्टिंग डक्ट है, जिस यूरिन से जो ऑब्जर्व होना था हो गया, जो सिक्रेशन होना था हो गया। होने के बाद लास्ट में क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जो यूरिन है वो धीरे 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 आता है। आने के बाद किडनी में आपने यूरिनरी ब्लैडर देखा होगा, तो यूरेटर के पास ये कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स कनेक्टेड होते हैं और किडनी के अंदर वो यूरिन आके भर जाता है। ठीक है। सो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसका काम क्या है, दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कोर्टेक्स ऑफ द किडनी। आउटर कोर्टेक्स मतलब आउटसाइड से कनेक्ट होता है किडनी के पास। एक्सटेंड मतलब लॉन्ग ट्यूबुल्स जॉइंटेड है टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेडुला, अंदर से बाहर तक, अंदर से बाहर फिर किडनी के साथ कनेक्टेड होता है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine। तो कलेक्टिंग डक्ट में से, जो कलेक्टिंग डक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट में वाटर का क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्यों, ताकि एक कंसेंट्रेटेड यूरिन बन सके। स्टार्ट जब किया था मैंने पिछले क्लास में मैंने बोला था कि जो ममाल्स होते हैं, हम ममाल्स हैं, हम एक कंसेंट्रेटेड यूरिन रिलीज करते। तो वो कंसेंट्रेटेड यूरिन इसीलिए है क्योंकि हमारी यूरिन में सॉल्ट और वाटर दोनों प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। सो जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन हो गया, दिस सेगमेंट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप द ऑस्मोलरिटी। थोड़ा बहुत अमाउंट में यूरिया भी मेडुलरी जो इंटरस्टिशियम है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, उधर को भी पास करता है, जिसकी वजह से ऑस्मोलरिटी और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होता है। इट ऑल्सो plays a role in the maintenance of pH and ionic balance of the body by selective secretion of hydrogen and potassium. So dear students, एक कॉमन चीज़ आपने अंडरलाइन करना है, जितने भी डॉक्स हमने पढ़ा है सबका रोल है पीएच और ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना बॉडी के अंदर, ठीक है। ये कॉमन है सबके लिए, और जो डिफरेंस है वो भी हमने डिस्कशन कर लिया। सो आई थिंक योर कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई भी दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, और कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो फिल्ट्रेशन है, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। फॉर टुडे दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक।